हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था, देखो ये जो यूनिट है, क्योंकि एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था, आपने बात की थी यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसी यूनिट का सेम यूनिट है, सेम यूनिट का सेकंड जो चैप्टर आपके पास आता है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आप एक सीक्वेंस में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपसे पूछा जाता था व्हाट इज साइंस, यानी कि विज्ञान क्या है, और आप कहते थे किसी भी विषय का निश्चित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि जो एक ज्ञान है जो क्या है, निश्चित है, ठीक है, और कैसा है, क्रमबद्ध है, सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजी क्या है, साइंस की ही एक ब्रांच है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, एक सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले बाहरी रूप से हम देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है। जैसे कि हमने कहा, कोई मनुष्य है, कोई भी जीव है, या फिर कोई भी यहाँ पे प्लांट है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसे देखते हैं। उसके क्या देखते हैं, बाहरी जो गुण होते हैं, एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं, हम उसे देखते हैं। ठीक है, जब आपने बाहरी गुणों को अच्छे से देख लिया है, अब आप क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, आंतरिक गुणों को आप क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम प्लांट्स में सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी में हमने कहा था कि जितने भी प्लांट बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो प्लांट बॉडी है उसके बाहरी गुणों का जो अध्ययन होता है उसे हमने मॉर्फोलॉजी कहा था। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, आपने बाहरी कैरेक्टर्स को पढ़ लिया है, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। आपने इतना तो देख लिया है कि एक प्लांट होता है, उसकी एक रूट होती है, रूट के बाद शूट सिस्टम होता है जिसमें आपके पास स्टेम आते हैं, लीफ आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, सीड आते हैं, ब्रांचेस आते हैं। ये सारे आपने कहा कि प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लांट है इसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से हो रही होगी? जैसे कि हमने जब रूट्स के बारे में बात की थी, हमने कहा था जो रूट होती है उसका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो क्या कभी आपने सोचा कि वाटर को एब्जॉर्ब जब वो करता है तो किस प्रकार से करता होगा? पानी जो है, वाटर जो है, वो रूट से शूट में कैसे पहुंचता होगा? हमने कहा है कि जो स्टेम है, स्टेम के फंक्शंस हमने जब देखे थे, एक तो हमने कहा था सारे जो शूट सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेम से अटैच्ड होते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जो स्टेम है यहाँ पर वाटर और जो फूड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा किस प्रकार से हेल्प कर रहा होगा? हमने कहा प्लांट के अंदर क्या होगा, अंदर भी कोई ना कोई क्या होंगे, यहाँ पे ऑर्गन्स होंगे। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं और आप इतना जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनी है, जिसे आप अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने बात की है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। ये सारे सिस्टम आपके पास आते हैं और इन सभी सिस्टम से मिल करके हमारी बॉडी बनी है। तो हमने कहा, एक तो हमने अपना एक्सटर्नल फीचर देखा, हमने बाहरी रूप से देखा कि एक व्यक्ति है जिसके 2 हाथ होते हैं, जिसके 2 कान होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक नाक होती है, ये सारे अपने बाहरी रूप से देखा। लेकिन जब आपने इंटरनली देखा, जब आपने आंतरिक रूप से देखा, फिर आपने कहा कि बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे होते हैं जो कि सारी फंक्शनिंग को कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि हमने कहा हम सोच रहे हैं, हम चीज़ों को फील करते हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सिस्टम के द्वारा हो पा रही है। और कहाँ प्रेजेंट है? हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सेम यही चीज अप्लाई होती है प्लांट्स पर। हमने कहा कि प्लांट्स में हमने बात की है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो किस प्रकार से हो रहा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि जब भी हमारे पास नया चैप्टर आता है, हम उसे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पॉइंट्स में उसे डिवाइड कर लें। इससे आपको इतना पता चल जाता है कि चैप्टर में आपने कितना पढ़ लिया है और कितना आपको और पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास आ सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू टिश्यू जो है, अगर आपने 9th या 10th में आपके पास चैप्टर आता है टिश्यू, ठीक है, सेम वही चीज सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करनी है
जो चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं वही यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और इलाबोरेट करके देखना है ये टिश्यू है सब। जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने सिंपली टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक से स्ट्रक्चर हमने देखा था। यहाँ पर हम और डिटेल में जानेंगे कि टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे, जैसे कि मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ। इन सभी में हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर कि टिश्यू का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे आप जानेंगे जो टिश्यू होते हैं वो मोनोकॉट में उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, डाइकॉट में उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ऊतक, और हम बात करेंगे ऊतक के प्रकार। हम बात करेंगे ऊतक के कार्य, और संरचना के बारे में भी हम बात करेंगे। ऊतक की संरचना, साथ ही मोनोकॉट और डाइकॉट में किस प्रकार से होता है। टिश्यू सिस्टम हम देखेंगे। देखिए, जब हमने छोटी क्लासेस में टिश्यू पढ़ा था हमने सिंपली बोला था कि अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्योंकि चैप्टर ही आपका प्लांट का चल रहा है, हमने कहा प्लांट टिश्यू की हम बात करें, हमने सिंपली कहा था दो टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक है, एक सिंपल, एक कैसा है, परमानेंट है। फिर जो परमानेंट है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। हमने कहा टिश्यू का एक पूरा सिस्टम आता है, इसके मतलब टिश्यू के पास अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्लांट की बात हुई है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट की एनाटॉमी देखने का सिंपल सा मतलब है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि मोनोकॉट रूट, स्टेम और लीफ, और डाइकॉट स्टेम, रूट, स्टेम और लीफ, दोनों में टिश्यू का स्ट्रक्चर किस प्रकार से। ये लाइन पूरी आपको बता रही है, ये लाइन खुद में क्या है, एक बड़ा टॉपिक आपका बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नई चीजें क्या पढ़ने, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम आपने हल्का सा पढ़ा है, टिश्यू तो आपने अच्छे से पढ़ा है, टिश्यू सिस्टम भी आपने पढ़ा है। अब बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट की, और हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब हुई तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है। ठीक है, एक बार आप लोग इन पॉइंट्स को देखिए, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनाटॉमी किसे कहते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हमने, हमने कहा एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने कहा सिंपली हम एनाटॉमी की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट, एनिमल और माइक्रोब की। आपने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, यानी कि आंतरिक गुणों की, जो आंतरिक गुणों का जो अध्ययन होता है उसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे एनाटॉमी कहते हैं। अगर प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो आपने क्या बोला, स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। क्या पढ़ते हैं प्लांट एनाटॉमी में, आपने बोला प्लांट एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी इंक्लूड होता है, और हिस्टोलॉजी में क्या इंक्लूड होगा, आपने कहा किसकी स्टडी आप करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन आप देखते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, मेनली आप स्टडी करते हैं यहाँ पर टिश्यू की, क्योंकि प्लांट के अंदर जो है टिश्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर फिर भी आपने पढ़ा है। ठीक है, छोटी क्लासेस में स्ट्रक्चर फिर भी आपको आइडिया है। हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सेकेंड हमने बात की है एनाटॉमी हेल्प्स इन knowing the structural and peculiarities of a different group of plants indicates the structural adaptation and diverse environments। आपने क्या बोला कि यहाँ पर हम क्यों इसकी स्टडी कर रहे हैं, जब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता होंगे तभी आपको क्या होंगे, उस प्लांट के जो बेनिफिट्स होंगे या उस ऑर्गेनिज्म के जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना चैप्टर टिश्यू से। कोशिश करेंगे कि सारे जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझें। यहाँ पर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे उसे इलाबोरेट हम करते चले जाएंगे। टिश्यू क्या होता है, आप जानते हैं टिश्यू, हमने कहा कि
जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनका ग्रुप होता है। ठीक है, अब कोशिका क्या होती है? मैंने कहा मैं एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना रही हूँ। चलिए हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल्स को ही बनाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर आता है जिसे मैंने कहा ये है सेल वॉल, जिसे मैंने कहा ये है सेल वॉल, ये मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने कहा ये है साइटोप्लाज्म, ये मैंने कहा ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है छोटी क्लासेस में तो हमने कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखा था, किसका? सेल का देखा था। यही होती है सेल। चलिए, तो जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर। एक किस प्रकार की सेल है? प्लांट सेल है। अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल बनाऊं तो हम कैसे बनाते हैं एनिमल सेल को? अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल बनाऊं, अब इसकी लेवलिंग कीजिए। ये हमारे पास एनिमल सेल है। हम बेसिक से स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने कहा ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म और ये है यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों प्रकार की सेल देख ली है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनिमल सेल। ये जो हमारे पास आई है इसे हम कहते हैं एनिमल सेल। ठीक है, और ये जो सेकंड सेल ये जो हमारे पास आई है इसे हमने कहा प्लांट सेल। अब देखिए सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टिश्यू से रिलेटेड है। हमने समझना है, हमने कहा ये एक सेल होती है जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होती है, ये सेल मिल करके बनाती है टिश्यू। अगर मैं आपसे कहूँ हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना है, हम कहते हैं कि कोशिकाओं से या सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, अब मैंने कहा इसी प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं क्या हुई होंगी, जुड़ी होंगी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया होगा, जैसे कि आपके ग्रुप बनते हैं आपके ग्रुप। तो वैसे ही कोशिकाओं ने ग्रुप बनाए, और जब इन्होंने ग्रुप बनाए हैं तो हमने कहा जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे आपने क्या कहा? टिश्यू कहा है। ठीक है, मैंने कहा कि इस प्रकार से ये जो कोशिकाओं का एक ग्रुप बन गया है इसे मैं क्या कह सकती हूँ? ऊतक या टिश्यू कह सकती हूँ। ऊतक या टिश्यू मैं इसे कह सकती हूँ। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता होगी। ये बात हमने पढ़ी है, 9th-10th में पढ़ा है हमने कि कोशिकाएं किसे कहते हैं और ऊतक किसे कहते हैं। हमने कहा कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है क्योंकि कोशिका से मिलकर के ही हमारा शरीर बन रहा है। हमने कहा सबसे छोटी लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब होता है सबसे छोटी जीवित कोशिका ही है। अगर मैं कहूँ कि सबसे कोशिका से छोटा भी कोई पार्ट हो सकता है जो कि लिविंग होगा, हमने कहा नहीं। कोशिका के अगर आप पार्ट्स को, कोशिका को अगर आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे कि न्यूक्लियस को आपने बाहर निकाल दिया, अब आप कहेंगे कि क्या ये कोशिका जीवित कहलाएगी? हम कहेंगे नहीं, कोशिका जीवित तभी कहलाएगी जब उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। अब ये सारे वर्ड्स मैं यहाँ पर इसलिए जल्दी से आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने करना क्या है, 9th-10th के नोट्स आप निकालिए। नोट्स नहीं है तो बुक्स आप निकालिए। बुक्स भी नहीं है तो आप सभी के पास फोन है घर में, आप क्या करेंगे, घर जाके एक 1 शॉट लेक्चर लगा लेंगे। चलिए, तो हमने क्या कहा, आपको क्या करना है, एक लेक्चर लगाना है, आपको देख लेना है कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल सी बात ये समझिए कि कोशिका हमने देख लिया। हमने कहा इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं ने मिल करके ऊतक का निर्माण किया है, टिश्यू का फॉर्मेशन किया है। ठीक है,
टिश्यू की डेफिनेशन अगर मैं आपसे कहूँ कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। हमने कहा कि ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं और सारी कोशिकाएं मिल करके एक ही प्रकार का कार्य करती हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कि ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, समझ आया या नहीं आया? मैं फिर से एक बार टिश्यू की डेफिनेशन बताती हूँ। मैंने कहा ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कोशिकाओं का समूह है। ऊतक दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह है जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो संरचना होती है वो समान होती है और ये सारी कोशिकाएं मिल करके समान कार्य को करती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, या इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार आपको करना क्या है, जो टिश्यू है, टिश्यू को अगर आपको समझ आ गया है तो आप अपनी लैंग्वेज में टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पर नोट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज नोट करना है। अगर आपको समझ आया है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, नहीं आया है तो एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं फिर से यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझाती हूँ। चलिए, डेफिनेशन समझ गए आप लोग? डेफिनेशन अगर आप लोग समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए, इस बात टिश्यू की डेफिनेशन है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ के आ रखे हैं। कोशिश करेंगे जो चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हैं वो हमें क्लियर हो, क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, जो जो चीज़ें जो आपको प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें समझ नहीं आई, जैसे कि कोशिकाएं, वो आप क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जंतु ऊतक होते हैं और पादप ऊतक होते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पादप का, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में। इस चार्ट को आपको समझना है। ठीक है, ये चार्ट आपने 9th में भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको क्या करना है, ये बेसिक्स है आपके। ठीक है, हमने कहा जो प्लांट टिश्यू होते हैं, पादप ऊतक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, साथ साथ में आप लोग नोट करते रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं विभजोतक ऊतक। ठीक है, क्या कहेंगे, विभजोतक ऊतक कहते हैं इसे। विभजोतक ऊतक। और दूसरे प्रकार के आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू, जिसे आप कहेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक लिख लेंगे, परमानेंट टिश्यू को क्या कहेंगे, स्थायी ऊतक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हमने कहा एक बार देख लेते हैं, अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं इनके। विभजोतक ऊतक और परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक हमारे पास आते हैं। विभजोतक ऊतक जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि विभाजन होगा, इनमें क्या होता रहता है, विभाजन। विभाजन को आप समझते हैं, विभाजन को हम समझते हैं सिंपली। विभाजन को हम कैसे कहते हैं, हमने कहा एक रोटी थी, उसके आपने दो पार्ट कर दिए हैं, आपने कहा आपने रोटी का विभाजन कर लिया है। तो इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, इन टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये भी कैसे बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, और इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। कैसे, आपने कहा एक कोशिका थी वो दो कोशिका में विभाजित हो गई है, फिर ये फिर से आगे दो कोशिकाओं में विभाजित हो गए हैं और फिर से ये आगे दो कोशिकाओं में विभाजित हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक कोशिका से यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसे घर से करके लेके आएंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को आता है तो आप हैंड रेज करके बताएंगे। ठीक है, मैंने कहा इस कोशिका से यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बनी हैं, 2 4 6 8। आपको यहाँ पर 8 कोशिकाएं मिली। तो यहाँ पर मैंने कहा एक कोशिका से जब 8 कोशिकाएं बनी हैं तो इन 8 कोशिकाओं का जो आकार होगा क्या वो इस कोशिका के बराबर होगा, इसे हम कहेंगे जनक कोशिका। इसे हम कहेंगे जनक कोशिका। मैंने कहा कि ये जो 8 कोशिकाएं आई हैं जो संतति कोशिकाएं हैं, क्या संतति कोशिकाओं का आकार जनक कोशिका के आकार के बराबर होगा? किसे पता है, हैंड रेज कीजिए अगर पता है तो, हैंड रेज करना अगर पता है तो। नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बताऊंगी, आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आया है या फिर आपको पहले से कितना आता है। नहीं पता तो फिर आप हैंड रेज कीजिए। किसे नहीं पता है, किसी को नहीं पता, बजी हैंड रेज करना है आपको, तो माइक भी नहीं लेना है, सिर्फ हैंड रेज करके बताना है।
देखिए शर्माना नहीं है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। चलिए आपको नहीं पता है, ठीक है मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो जनक कोशिका है, जनक कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं बनी हैं, इनका आकार समान होगा, ठीक है। इनका आकार क्या होगा, समान होगा। जैसे कि हमने कहा हम रोटी के टुकड़े करते हैं, आपने एक रोटी के जब 8 टुकड़े किए, एक रोटी थी, ठीक है, रोटी गोल नहीं बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगी। हमने कहा एक रोटी है, रोटी के आपने 8 पीस कर दिए हैं, तो एक पूरी रोटी का जो आकार होगा और जो 8 पीस का आकार होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। आपके पास छोटे छोटे पीस आ जाएंगे, जबकि रोटी जब पूरी एक रोटी थी तब उसका आकार बड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, कोशिका, एक कोशिका से 8 कोशिकाएं बन रही हैं, उन 8 कोशिकाओं का आकार इसी के समान होगा। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन हमेशा तभी होगा जब कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल होगा उसका अमाउंट डबल हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा इस कोशिका में क्या होगा, साइटोप्लाज्म था, इसमें न्यूक्लियस भी था, इसमें क्या था, डीएनए भी था, जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, यही हमने पढ़ा था। इन सारी चीजों का जो अमाउंट है वो डबल होगा, और जब अमाउंट डबल होगा तभी कोशिका में विभाजन होगा। तो जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं उनका आकार समान होगा, फिर 2 कोशिकाओं से 4 बनेगी, उनका आकार भी समान होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा जब हम रोटी के पीस कर रहे थे तो रोटी के अंदर का मटेरियल डबल नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि रोटी के अंदर का मटेरियल डबल हुआ फिर हमने रोटी को 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन कोशिका के अंदर क्या होगा, जितना भी मटेरियल है उसका अमाउंट डबल होगा, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है जिससे कि आपके पास 2 समान आकार की कोशिकाएं आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े, बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की। अब विभजोतक ऊतक में हमने यही कहा कि इनमें क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। अब आप मुझे ये बताइए कि विभाजन होता रहेगा तो प्लांट पे क्या इसका फर्क पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि कोशिका में एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है जिसमें विभाजन होता चला जा रहा है, विभाजन में क्या हो रहा है, कोशिकाएं ऐड होती चली जा रही हैं, तो एक पौधे पे क्या फर्क पड़ता होगा, क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? सबसे पहले आप ये बताइए, अगर फर्क पड़ता है तो हैंड रेज कीजिए अपना। फर्क पड़ेगा? जीआईसी त्रियुगी नारायण, फर्क पड़ेगा तो हैंड रेज कीजिए। देखिए बिल्कुल फर्क पड़ेगा, प्लांट में कोई भी चीजें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपको पहली बार में हैंड रेज कर देना है, ठीक है, जिससे कि हम जल्दी से अपना टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दें। तो हमने कहा बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जो भी चीजें हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये तभी पढ़ रहे हैं जब प्लांट्स पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोशिका विभाजन हो रही है और पौधे पर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम उसे क्यों पढ़ेंगे। हम वही चीजें पढ़ते हैं, हम वही काम करते हैं जिसका कोई ना कोई क्या होता है, यूज होता है। तो हमने कहा कि जब कोशिकाएं विभाजन होंगी तो कैसे फर्क पड़ेगा, देखिए ये तना है, ठीक है, यह है तना, ये तना का सबसे ऊपरी भाग है। मैंने कहा यहाँ पर कुछ कोशिकाएं थी इस प्रकार से, अब इन कोशिका में विभाजन होगा, जब इनमें विभाजन होगा तो ये ऊपर की ओर क्या होती रहेंगी, एडजस्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो तना था ये इस प्रकार से हो गया। क्या आपको देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि जब कोशिकाएं ऐड होती रहेंगी तो आपको लेंथ यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन होता रहेगा तो क्या होगी, प्लांट की वृद्धि होती है, प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे कि किसी भी प्लांट की हाइट यहाँ पर बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है या उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर नई कोशिकाएं ऐड होती चली जा रही है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने कहा कि विभाजन के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि यहाँ पे विभाजन नहीं होगा, जो कोशिकाएं हैं वो स्टेबल रहेंगी, स्थिर रहेंगी, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो हमारे पास आते हैं कि फिर इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होगा, ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में सारी वही चीजें डिस्कस की हैं जो हमने पहले से पढ़ी हुई है। एक रिवीजन हमारा चल रहा है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और हमें कितना याद है। ये सारी चीजें आप घर से करके लेके आएंगे। कोशिश कीजिए कि सारा जो चार्ट आपके पास है इसे आप पढ़ के आएंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से अपने टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर दें। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।